हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कमर दर्द या स्लिप डिस्क साइट का। जैसे कि आपने सुना होगा, हमारी कमर की L4 L5 नस दबती है या L5 S1 नस दबती है, जिसको स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको इस वीडियो में आज इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। साथ ही इस स्केलेटन पे यानी मानव कंकाल में भी आपको दिखाऊंगा कि जैसे हमारी जो L4 L5 नस कहाँ होती है, रीढ़ की हड्डियों में कैसे नस दबती है, कौन सी नस दबती है। ठीक है, इसके बाद में इसके लक्षण भी बताएंगे कि जैसे क्या क्या लक्षण साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं और इसका साइंटिफिक यानी लॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है जो आप अपने घर पे ही कर सकते हैं, यानी कि अपने घर पे रह के क्या क्या इसका इलाज कर सकते हैं, ये भी इसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि स्लिप डिस्क साइट का होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एक इंसान के शरीर में यानी मानव के शरीर में 33 रीढ़ की हड्डियां होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 33 रीढ़ के यानी 33 वर्टिब्रे या स्पाइन बोलते हैं, तो ये जो 33 रीढ़ की हड्डियां हैं इनको हमने क्लासिफाइड कर दिया यानी ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि आपको दिख रही होंगी, ये पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डियां हैं। ठीक है, इनमें जो है अब गर्दन के अंदर 7 रीढ़ की हड्डियां आती हैं, जिनको हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, यानी कि 7 सर्वाइकल स्पाइन यानी वर्टिब्रे होते हैं। तो 7 हड्डी सर्वाइकल हो गई। जैसे आपने सुना भी होगा C5 C6 कभी कभी नस दब जाती है, C6 C7 जिसको सर्वाइकल डिस्क बल्ज या सर्वाइकल प्रॉब्लम बोला जाता है ना, तो वो ये गर्दन के अंदर रीढ़ की हड्डियों के अंदर होता है ना। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जो आप YouTube पर जाके देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इसको कई मिलियन लोगों ने देखा है ना। इसके बाद में यानी 7 सर्वाइकल हो गया। इसके बाद में हमारा जो है चेस्ट यानी थोरेक्स के पीछे भी 12 हड्डियां होती है, यानी हमारी जो थोरेक्स या चेस्ट एरिया जो होता है उसके पीछे जो रीढ़ की हड्डियां होती है वो 12 होती हैं। इनको हम डोर्सल स्पाइन भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा MRI में D1 D2 D3 ऐसे करके, तो ये 12 हड्डी थोरेक्स यानी चेस्ट के पीछे हो गए। उसके बाद में फिर हमारा आता है लंबर एरिया। लंबर एरिया मतलब कमर वाला एरिया। ठीक है, अब कमर वाले एरिया में, इस एरिया में हमारा जो है 5 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, जिसमें हमारा L1 L2 L3 L4 L5 ऐसे करके पूरा रहता है। तो ये मैं जैसे अभी आज बताने वाला हूँ L4 L5 S1 कमर की, इन्हीं के ऊपर मैं बात करूंगा। इसके बाद में लंबर के बाद में फिर हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती है सेक्रम। सेक्रम मतलब हिप एरिया में जैसे आता है, बटक्स के बीच में जो एरिया होता है उसमें टोटल 5 हड्डियां होती हैं। ये हमारी 5 रीढ़ की हड्डियां इधर दिखेंगी आपको। ये 5 हड्डियां जो स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डियां होती है फ्यूज होकर सिंगल एक हड्डी बन जाती है। तो सेक्रम एक सिंगल बोन हो जाता है, लेकिन वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी 5 होती है इसके अंदर। ये यहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसके बाद में सबसे लास्ट में जो आता है वो होता है कॉक्सिक्स, जो कि 4 हड्डियों से मिलकर बना रहता है, यानी 4 रीढ़ की हड्डियों से मिलकर बनता है। वो लास्ट में इधर दिखेगा आपको। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या रहता है कि अब जो जितनी भी 33 रीढ़ की हड्डियां हैं, इनके हर रीढ़ की हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है। ठीक है, जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे, जैसे हर दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में डिस्क है, इसको इंटरवर्टिबल डिस्क बोला जाता है। अब ये डिस्क जो होती है क्यों होती है, क्योंकि अगर मान लो डिस्क नहीं होती तो हमारी रीढ़ की हड्डी एक के ऊपर एक रखी रहती, तो एक दूसरे से जुड़ी रहती, तो हमारा शरीर एकदम डंडे जैसा हो जाता। जैसे ना हम आगे झुक पाते, ना पीछे, ना साइड में, यानी हमारी बॉडी में जो लचीलापन है या फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं रहता। ठीक है, इसलिए ऊपर वाले ने क्या किया, इनके बीच में डिस्क रख दी। अब ये डिस्क जो होती है, इसमें जैसे बाहर साइड में एक एनुलस फाइब्रोसिस एक रिंग होती है, इस रिंग के बीच में जेल भरा रहता है ना, उसी जेल को हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। तो ये सारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में रहता है। जैसे अभी मैं आपको पास में लाके भी दिखाऊंगा, ऐसे रीढ़ की हड्डियां होंगी, इनके बीच में रखा रहता है ना। अब क्या होता है कि जैसे इस जेल को, जो डिस्क के अंदर जो जेल भरा है, जब वो बाहर आता है तो वो हमारी नसों को दबाता है। तो चलिए मैं आपको पास में लाके दिखाता हूं। तो देखिए आपको दिखाता हूं मैं, जैसे हमारी ये आप देखेंगे, मैं अगर रीढ़ की हड्डियों को दिखाऊंगा तो आप यहां देख पा रहे होंगे, जैसे ये हमारी रीढ़ की हड्डियां होती है, 5 लंबर हैं। तो जैसे आप लंबर में आप देख पाएंगे, जैसे हमारा जैसे ये है हमारा L1 L2 L3 L4 L5 ऐसे करके 5 लंबर हैं। अब इनके बीच में आपको ये डिस्क दिख रहा होगा। ऐसे मान लो 2 रीढ़ की हड्डी, हर 2 के बीच में एक डिस्क है, इसी को इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं। इंटरवर्टिबल डिस्क के अंदर जेल भरा है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो इसमें कभी प्रेशर पड़ गया, जैसे मान लो कोई हमने भारी वजन उठा दिया, या हम आगे झुक गए, या हम कहीं ऊंची जगह से कूद गए, ये इसके लक्षण होते हैं यानी डिस्क बल्ज होने के। तो ये जो बाहर की जो रिंग है, इस रिंग को जेल तोड़ के अंदर से बाहर आ जाता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे ये डिस्क है, इस डिस्क में से ये रेड कलर का आप जेल देख पा
रहे होंगे, तो ये जेल बाहर आ गया, ठीक है। अब ये जेल बाहर आके क्या होता है, इसके जस्ट पीछे साइड में हमारी नस होती है जिनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं, यही नस दबती है, ठीक है। तो ये जेल बाहर आएगा, ये जेल जो है इस नस को दबा देगा। अब ये जो नस है हमारी निकल के पैरों में जाती है, तो पैरों में तकलीफ आने लगती है। इसी को साइड के जैसे साइटिक नर्व होती है, L4 L5 S1 के पीछे से निकलती है, वो दब जाती है, तो उसी को साइड का बोलते हैं। तो जैसे आप ये जेल देख रहे हैं, ये जेल ज्यादातर पीछे निकलता है, ठीक है, पीछे निकलता है, तो इस नस को दबा दिया इसने, यहां देख पा रहा होगा आपको, है ना। अब इसी तरीके से मान लो ये L3 L4 के बीच में, अब इसी तरीके से L4 L5 के बीच में से भी निकल सकता है, वो इस नस को दबाएगा। और ये L5 ये नीचे S1 मतलब सैक्रम बन होता है, इसमें से भी जेल निकल सकता है, तो ये इस नस को दबाएगा। तो ये जो नस दबती है तो ये हमारे पैरों में जाती है। तो हमारे पैरों में जैसे लक्षण आते हैं, जैसे कि हमें कूल्हे पे, मतलब सबसे पहले ये नस निकल के कूल्हे पे आती है, हिप एरिया या बटक्स एरिया, वहां दर्द हो सकता है। इसके बाद जांग के पीछे भी हो सकता है, और नीचे पिंडली में भी दर्द जा सकता है, या फिर पंजे में आ सकता है ना, या फिर कमर में भी दर्द हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ठीक है। या फिर हमें जैसे पैर में झंझनाहट होना, जिसको हम जैसे टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं, जैसे सुई जैसा चुभना, है ना, या फिर हमारे पैरों में जैसे सुनपन भी आ जाता है, नमनेस आ जाता है, या फिर दर्द आ सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। या पैर की उंगलियों में भी सुनपन आता है, या पैर कभी कभी ज्यादा टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक जो सुनपन रहता है, तो वो पैर पतला भी पड़ने लगता है। किसी किसी को जैसे जेनाइटल्स पार्ट पे यानी प्राइवेट पार्ट्स पे भी सुनपन आने लगता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं नस दबने के, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो नस है हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में से दोनों साइड में होती है। जैसे कि मान लो इस साइड में ये नस दिख रही है येलो कलर की, पीले कलर की, ये हमारी राइट साइड के पैर के लिए जा रही है। अब इसी तरीके से हमारे लेफ्ट पैर में से भी नीचे नस जाती है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये लेफ्ट पैर के लिए भी नस जा रही है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से नस दबती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अच्छा इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाई थी, इसको भी कई मिलियन लोगों ने देखा है, स्लिप डिस्क साइड का, उसका मैंने पूरा पीपीटी के थ्रू यानी लैपटॉप से पूरा पिक्चर यानी उसके फोटो के थ्रू पूरा अच्छे से समझाया है। अगर आपने भी अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, इसी के ऊपर बताया मैंने, लेकिन वो लैपटॉप से समझाया, ठीक है। तो उसको आप देखना चाहते हैं तो ऊपर जो आई बटन आ रहा है उसमें लिंक आ रहा होगा, उसको ओपन करके देख सकते हैं, या इसका नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मैं जो है लिंक दे दूंगा, आप खोल के देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारे दोनों पैरों के लिए अलग अलग नस निकलती है। इधर साइड में है राइट साइड के पैरों की नस, और इसी तरह से लेफ्ट पैरों की इस साइड से निकलती है। अब जिस साइड में वो डिस्क जेल मतलब बाहर आएगा, डिस्क बल्ज होगी, ये डिस्क बल्ज होगी, उसी साइड के पैर की नस दब जाती है, ठीक है। इसको हम डिस्क बल्ज भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं आपको डिस्क प्रोट्रूजन भी लिखा मिल जाएगा, या डिस्क प्रोलैप्स भी लिखा मिल जाएगा, या स्लिप डिस्क भी बोल सकते हैं, या जैसे पीआईबीडी प्रोट्रूजन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी एमआरआई रिपोर्ट में लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लेफ्ट साइड की दबी है तो लेफ्ट पैर में दर्द करेगा यानी प्रॉब्लम आएगा, और राइट की दबी है तो राइट में आएगा, ठीक है। किसी भी और या किसी किसी को दोनों ही साइड की दबती है तो भाई दोनों पैरों में तकलीफ आने लगती है, ठीक है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम एंड कारण होते हैं। अच्छा इसी तरीके से हमारा जैसे मैंने आपको बताया कमर की नस दबती है, इसी तरीके से गर्दन की भी नस दब सकती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे हमारी पीले कलर की नस सर्वाइकल की नस है, ये लेफ्ट साइड की नस, ये राइट साइड की नस है, ये लेफ्ट साइड की, ये हम नस निकल के हाथों में जाती है तो हाथों में झंझनी आना, झुंझुनी बोलते हैं, सुई जैसा टिंगलिंग सेंसन है, या फिर झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, ये भी आ सकते हैं। इस साइड की नस दबेगी तो राइट हैंड में, इस साइड की दबेगी लेफ्ट हैंड में, मतलब जिस साइड की नस दबेगी उसको सर्वाइकल प्रॉब्लम। ये सबसे ज्यादा दबता है C5 C6 C6 C7 पे, ठीक है। इसके ऊपर वीडियो मैंने जैसे बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये बस फर्क इतना होता है भाई, कमर की नस दबेगी तो हमारे पैरों में तकलीफ आती है और कमर में आती है, गर्दन की नस दबेगी तो हाथों में आती है और हमारे गर्दन में दर्द हो सकता है ना। तो ये भी आप वीडियो देख सकते हैं, अलग से मैंने बना रखा है। और कभी कभी हमारे थोरेसिक में यानी जो डोर्सल स्पाइन है उनके भी अंदर भी दब जाती है, इसके अंदर भी आप नस देख रहे होंगे जैसे D1 D2 D3, वो भी वहां कहीं भी दब सकती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्लिप डिस्क साइटिका के इलाज के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, अगर आपने किसी को भी दर्द हो रहा है इस टाइप का, तो आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, कहीं भी जाएं तो आपके डॉक्टर साहब आपको एमआरआई करवाएंगे। एमआरआई में आपका जैसे L4 L5 L5 S1 के बीच में डिस्क बल जाए, किसी किसी को L3 L4 भी दबा होता है ना। उसके बाद में आपके डॉक्टर साहब आपको दवाइयां देंगे। तो देखो इसमें ज्यादातर दवाइयां जैसे कि गाबापेंटिन, गाबापिन एंटी आती है ना, वो दे सकते हैं, या फिर प्रेगाबलिन दे सकते हैं मिथाइल कोबालामिन के साथ में, या फिर मल्टीविटामिन और भी दे सकते हैं, या फिर इसमें एक जो है साथ में विटामिन D3 की, कैल्शियम की गोली भी दे देते हैं। एक आध दर्द की गोली जैसे कि मान लो डाइक्लोफिनिक या फिर जो है एसिकोफ्लिनिक करके आती हैं टेबलेट, आइबुजेसिक, जीरोडोल वगैरह ये दे सकते हैं। इसके साथ में एक पेंटाप्राजोल एंटी एसिड भी, एसिडिटी की भी देनी पड़ती है, या किसी किसी को इटोरिक ऑक्सिब भी दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके डॉक्टर साहब के पास में, ठीक है। तो वो डॉक्टर साहब के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखो ये जो दवाइयां खाते हैं, तो लोग मेरे को काफी लोग ऐसे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने जब तक दवाई खाई तब तक तो आराम मिला, और दवाई बंद की उसके
बाद फिर वही सेम प्रॉब्लम आ गई, काफी लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में फिर वो बोलते हैं हम डॉक्टर साहब के पास दोबारा जाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं अब सर्जरी कराना पड़ेगा, न्यूरो सर्जन के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, सर्जरी इसका ऑप्शन होता है, सर्जरी होती है इस प्रॉब्लम की, लेकिन इसमें थोड़ी रिस्क ज्यादा होती है। यानी कि जैसे मान लो बाई दी भी अगर जैसे यहाँ सर्जरी कर रहे हैं, अगर ये हमारी स्पाइनल नर्व जो इनको नस बोल रहे हैं अगर कटती है तो पैरालाइसिस का केस बन सकता है, यानी लकवा लग सकता है। और अगर एक बार नस कटी तो दोबारा जुड़ती नहीं, आपको मालूम है ना। तो इसलिए सर्जरी से लोग डरते हैं। फिर दूसरा, फिर इसमें थोड़ा सा काफी लोग बताते हैं मुझे डॉक्टर साहब हमने ऑपरेशन भी करा लिया, उसके बाद फिर दर्द आ गया, तो लोग अब फिर बोलते हैं करें क्या। तो देखो मैंने इसमें क्या अब नेचुरल ट्रीटमेंट निकाला है इसका, जिसको आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो इसमें जो मेरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है उसमें आपको एक तो मैं कमर की सिकाई बताऊंगा। ये कमर की सिकाई आपको ऐसे पूरा कमर का बैक साइड में करना पड़ेगा। अच्छा, कमर की सिकाई के लिए आपको एक ऑयल और बनाना पड़ेगा नेचुरली, जैसे अपने घर में ही ऑयल बना सकते हैं, खरीद के नहीं लाना है। तो वो ऑयल का तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है। ये सारा मैं आपको कॉल पे बताऊंगा जब आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो आपको जैसे एक ऑयल बनाएंगे, घर में बनाएंगे, उसकी सिकाई करेंगे। फिर दूसरी सिकाई में एक नेचुरल सिकाई आपके पैर की भी बताऊंगा, आप वो पैर की सिकाई भी अपने घर में ही करेंगे। इसके बाद में फिर मैं आपको कुछ इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। अच्छा, एक्सरसाइज इसमें हर कुछ नहीं करना चाहिए। देखो आजकल क्या होता है, जैसे मुझे काफी लोग बताते हैं कि कोई भी कुछ भी एक्सरसाइज बता देता है, जैसे कमर चटका लो, ये कर लो, वो कर लो। तो भाई हर कुछ नहीं करना चाहिए इस केस में, क्योंकि केस बिगड़ भी सकता है, यानी ज्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो लिमिटेड एक्सरसाइज होती है। तो वो एक्सरसाइज जैसे मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा उसका एक्सरसाइज का, जब आप मेरे से बात करेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज मेरी बताई हुई की जाएंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर पे मेरे पे जो है मैं आपको डाइट भी बताऊंगा, थेरेपेटिक डाइट, जैसे कि इस प्रॉब्लम में कौन सी डाइट अच्छी होती है। जैसे कि मान लो हल्दी वाला दूध हो गया, उसमें और भी आइटम डालते हैं दूध के अंदर, है ना, मेथी दाना, उसके साथ और भी आइटम खाने होंगे। उसके अलावा फिर जैसे शहद या फिर जैसे अदरक और भी काली मिर्च, ऐसे काफी चीजें जो बताई जाएंगी उसमें हेल्पफुल, यानी बहुत लाभदायक होती है इस प्रॉब्लम के हिसाब से। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ परहेज जिनको बोलते हैं ना, वो भी बताऊंगा कि क्या नहीं खाना है। जैसे खट्टा आइटम खाने से तकलीफ बढ़ती है, ठंडा आइटम खाने से तकलीफ बढ़ती है। जैसे आपने देखा भी होगा कि जब जब थोड़ी ठंड बढ़ती है आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती होगी, तो इसी तरीके से ठंडा खाने से भी प्रॉब्लम बढ़ती है। उसके अलावा और भी काफी चीजें जैसे खट्टी ठंडी या फिर जैसे ऑयली आइटम, बहुत सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा क्या नहीं खाना होता है, वो भी आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ सावधानियां बतानी पड़ेंगी। सावधानी बहुत जरूरी होती है दोस्तों, क्योंकि जैसे मान लो आपने गलत तरीके से वजन उठा दिया तो तकलीफ बढ़ सकती है ना। गलत तरीके से आप कोई काम कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। इसके अलावा आपका बेड या मैट्रेस कैसा होना चाहिए, टू व्हीलर चलाते हैं तो कैसे चलाना है, या फिर आपको अगर जरूरत पड़ता है वजन उठाने का तो उस वजन को उठाने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि गलत तरीके से वजन उठाएंगे तकलीफ बढ़ जाएगा। तो ये सारा मैं आपको कॉल पे एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका आप इस तरीके से आप इलाज कराना चाहते हैं तो ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पे आप अपना मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और अगर आपके पास एमआरआई वगैरह है तो उसका भी फोटो खींच के भेजें तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस पे प्लीज कॉल ना करें, क्योंकि कॉल करेंगे तो मेरे पास क्या आजकल हजारों कॉल आते हैं तो मुझे मालूम नहीं चलता है। तो आपको अगर मेरे से बात करना है तो पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उसके बाद मैं आपको खुद इधर से कॉल पे बात करूंगा जब आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद में आपको अगर इलाज कराना है तो आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। तो मैंने आपको पूरा बताया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखो लाखों लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो भाई सब्सक्राइब करें, आपका पैसा तो लगना नहीं है सब्सक्राइब करने में, फ्री में ही कर सकते हैं आप, है ना। तो इससे होता है क्या है कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता हूं, तो मेरे को भी खुशी मिलती है, चैनल सब्सक्राइब होता है तो इससे मैं भी मोटिवेट होऊंगा। तो आपके लिए और भी इसी तरीके की यूजफुल वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदेमंद हो सकती है। आगे काफी वीडियो बनाने वाला हूं और भी मेरे माइंड में है इससे रिलेटेड आपको वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। इसके बाद में आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं आपकी प्रॉब्लम कैसी है, या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं इसी तरीके की कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।